अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज इमरान खान साहब ने बड़ा दबंग इजलास किया है असम्बली में। उन्होंने जो पूरा उनका इजलास है उसका क्रक्स उसका ख़ुलासा जो है ना वो क्विक रिव्यू जो है वो मैं आपको बता देता हूँ 4-5 पॉइंट्स में कि उन्होंने मेन बात जो डिलीवर करना चाह रहे थे वो क्या करना चाह रहे थे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शुरुआत की उन्होंने वही पहले दिन से जब उनको तकरीर करने से असम्बली में रोका गया, तकरीर करने नहीं दी गई, तो उन्होंने अपोजिशन ने शोर शराबा किया। तो शुरुआत उन्होंने वही की कि आपने मुझे रोका, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो आप इससे इत्फाक़ करें तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। तो ये उनकी जो क्रक्स है ना पूरी तकरीर का जो अपोजिशन के सामने उन्होंने रखा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता देता हूँ। तो शुरुआत उन्होंने की कि लोकल इश्यूज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से कि हर दफ़ा जब भी इलेक्शन होता है जो भी पार्टी आती है वो इसी चीज़ का शोर शराबा करती है, जो भी जीतती है और वो हारने वाली पार्टी हर दफ़ा एक ही शोर करती है और वो इसी चीज़ का कि धांधली हुई 2013 में 4 हलकों की बात थी। 2013 में मैंने शोर मचाया कि 4 हलकों में धांधली हुई है। 2.5 साल बाद उन्हीं 4 हलकों में अच्छी खासी धांधली शामिल हुई। तो आप लोग आएँ, मिल के बैठते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं, इस्लाहात करते हैं, ताकि जो भी पार्टी इलेक्शन हारे, वो आसानी से तस्लीम करे कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है। तो इसी हवाले से उन्होंने कहा कि ईवीएम जो मशीन्स है वो अपोजिशन अब देखें कि इस पर एतराज़ करती है कि अब जो ईवीएम मशीन है ना ये हैक होने वाली है, ये हैक हो जाती है तो इससे ये होगा वो होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो। जब आप देखें कि उसमें ना कोई ब्लूटूथ की ऑप्शन है, ना उसमें इंटरनेट है, ना आप उसके साथ कोई वायर अटैच कर सकते हो, वो पुराने ज़माने का एक कैलकुलेटर है जो बहुत ही पहले यूज़ होता था। उसी तरह की ईवीएम मशीन है जिसको बैटरी चार्ज होती है, आपने आना सेलेक्ट करना है अपने मेंबर को, जिस कैंडिडेट को जिसको आपने वोट देना है, उसके बाद आपने चले जाना है। उसको अगर हैक होना है तो वो पूरी की पूरी मशीन हैक हो सकती है, पूरी की पूरी मशीन कोई उठा के ले जाए, उसके अंदर अपना कोई अलग सा सिस्टम फिट कर दे तो तब हो सकती है, अदरवाइज़ कोई भी बंदा उसको हैक नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है आपके पास इससे कोई बेहतर ऑप्शन है तो वो हमें बताएं, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आप बताएं ना, अगर अपोजिशन के पास कोई इससे बेहतर ऑप्शन है, ईवीएम मशीन के अलावा अपोजिशन के पास कोई बेहतर ऑप्शन है तो वो बताएं, उस पर डिस्कस किया जा सकता है। जब आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है तो आप करें इलेक्टोरल रिफॉर्म। आप इतने सच्चे हैं, अगर आपका कोई जाली वोट बैंक नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था 30 से 40 लाख नून लीग का जाली वोट बैंक है, गट्टू भरे पड़े हैं उनके वोटों के, जिनका कोई पता नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं है, मर चुके हैं वो लोग, उनके वोट आके कास्ट हो जाते हैं। इसलिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं चाहते। तो शुरुआत तो खान साहब ने लोकल इशू में से जो पहली की वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से उन्होंने कहा कि आप आएँ, बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं, इस्लाहात करते हैं, ताकि जो भी पार्टी जीते वो आसानी से तस्लीम कर सके और हारने वाली पार्टी भी तस्लीम करे कि इलेक्शन फेयर हुआ है और वो हारी है, अवाम ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने बजट के हवाले से बात की कि ये बेहतरीन बजट है, लिमिटेड रिसोर्सेज के हवाले से जो फ़िलहाल रिसोर्सेज चल रहे हैं उस हवाले से जो बजट पेश किया गया वो बेहतरीन बजट है। क्योंकि आपको पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहरबानी कि उन्होंने एतमाद किया इस हुकूमत पर, तो उन्होंने पैसा भेजा जिससे हमारा मुल्क चला। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारी जो सऊदी अरब है, इसके साथ चाइना है, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया, वरना हमारा मुल्क जो है वो कोलैप्स कर जाता, इतना करंट अकाउंट डेफिसिट था, ग्रे लिस्ट में तो ऑलरेडी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बजट के हवाले से जो उन्होंने बात की कि ये एक बेहतरीन बजट पेश किया गया, लिमिटेड जितने उनके पास पैसे हैं उस हवाले से ये एक बेहतरीन बजट, और ये एक अवाम रिलीफ बजट है जो सिर्फ अवाम के लिए, इसमें किसी भी किस्म के टैक्सेस बढ़ाए नहीं गए, इसलिए ये बेहतरीन बजट करार दिया इमरान खान साहब ने। इसके साथ उन्होंने बात की रियासत मदीना के हवाले से। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना के 3 बुनियादी असूल हैं, ये 3 पिलर हैं, इस पर 3 पिलर के ऊपर रियासत मदीना खड़ी होती है। पहला पिलर इंसानियत, दूसरा इंसाफ, और तीसरा इसका जो पिलर है वो खुददारी है। और ख़ुददारी कैसे आती है? अगर किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लोगों से, बाहर के ममालिक से उधार मांगता फिरे तो क्या उसके अंदर खुददारी आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती। हमें पहले नंबर पर खुददार होना पड़ेगा, खुददार
کیسے ہوگا؟ ہمارے اندر جب انسانیت آئے گی، ہم جب اپنے ملک سے ہی پیسہ جنریٹ کریں گے، نہ کہ ہم ادھار دوسرے ممالک سے لیں گے۔ اب ہمیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے دوسرے ممالک کے آگے، کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہماری آمدن بہت تھوڑی سی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا، میرے تمام منسٹرز ہیں، جتنے بھی وزراء ہیں، انہوں نے سب نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کیا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ انڈیویجولی ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے، اخراجات کو کنٹرول کرے، تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور ہماری امپورٹ کم ہو، ہمیں را مٹیریل جو باہر سے خریدنا پڑتا ہے وہ باہر سے خریدنا نہ پڑے، ہم اپنے ملک میں ہی جنریٹ کریں۔ اور وہ تب ہوگا جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا، جب ہماری ٹریڈ بڑھے گی، جب ہماری انڈسٹری بڑھے گی، تو تب ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو امپورٹ کم ہوگی، ہمارے ملک میں ڈالر آئے گا جائے گا کم۔ سو اس کے ساتھ ہی انہوں نے جب تیسرے نمبر پر جو بات کی زراعت کے حوالے سے، تمام ان کسان جو ہیں وہ اب رجسٹرڈ کیے جائیں گے، جتنے بھی کسان ہیں ان کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ دیں گے، وہ کسان کارڈ کے ساتھ کسان مارکیٹیں بنائیں گے، 13 ایکڑ سے کم والے جو ہیں ان کو ریلیف دیا جائے گا تاکہ وہ آسانی سے قرضہ جات لے سکیں۔ باقی جتنے بھی 1.5 کروڑ کے آلموسٹ جو جتنے بھی کسان ہیں، تمام کے تمام کسانوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا، اور ان کو 4 ارب کے لگ بھگ ان کو جو ہے نا یہ پورے ملک میں قرضہ دیا جائے گا غریب طبقے کو، اور جن میں کسان بھی شامل ہیں، کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اس دفعہ جب آپ نے دیکھا کہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو پیسے ٹائم پر ملے، تو فصل کی پیداوار اچھی ہوئی۔ اس دفعہ گندم دیکھیں کتنی اچھی پیدا ہوئی اور وافر مقدار میں پیدا ہوئی، کیونکہ ان کو پیسے ان کے ٹائم پر مل گئے تھے، ان کو ذلیل اس طرح نہیں کیا گیا تھا جیسے ماضی میں حکومتیں کرتی آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کسان ایک ہمارا اثاثہ ہیں، ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، اس لیے ہمیں جب تک کسانوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو تب تک ہم اپنی زراعت کو امپروو نہیں کر سکتے۔ جدت لانی پڑے گی، اس میں ہمیں اپنی زراعت میں نئے بیج ایجاد کرنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں ان کو یہ سب تب ہوگا جب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو آسان شرائط پر قرضے دیں گے، تاکہ وہ بہت ہی کم مارک اپ پہ قرضے لیں اور اپنا جو ہے زراعت کو بڑھا سکیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ایک اس نے ہمیں ہیلپ بہت زیادہ کیا۔ الحمدللہ ایز اے مسلم کنٹری ہمارا خاندانی نظام ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاندان میں اگر 2 بندے کرتے ہیں اور باقی 8 لوگ نہیں کرتے، تو ان 2 لوگوں پہ ذمہ داری آ جاتی ہے باقی 8 لوگوں کی۔ اگر وہ لوگ 2 لوگ بھی، اگر 8 لوگ ہی ولے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، تو وہ 8 لوگ مریں گے۔ اس لیے ان 2 لوگوں نے ان 8 لوگوں کو بچایا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارا فیملی سسٹم، جو کہ ویسٹ میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں 18 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں کہ اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ، لیکن ہمارا خاندانی نظام اتنا خوبصورت اسلامی کے نظام ہے جس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے بات کی قانون کی حکمرانی کے حوالے سے۔ قانون سب کے لیے ہے، قانون کے لیے سرکار تمام چھوٹی سے بڑی لوگ، جو چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک، تمام سب کے لیے قانون برابر ہو، قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ امیر کے لیے اور قانون ہو اور غریب کے لیے اور قانون ہو۔ قانون کی گرفت، قانون کی نظر، قانون کا ڈنڈا سب کے لیے ایکول ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ قومیں ترقی بھی تب ہی کرتی ہیں جب قانون کا نظام غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا ہو، نہ کہ غریب کے لیے الگ اور امیر کے الگ۔ اس کے ساتھ انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے بات کی۔ ٹیکس والے جو ٹیکس لوگ نہیں دیتے وہ لوگ سن لیں، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی عمران خان صاحب نے۔ 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف اور صرف 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یعنی کہ ہر 100 کے پیچھے ایک بندہ ٹیکس دیتا ہے۔ اگر 100 لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، ان میں سے جو آخری 100 والا ہوگا وہ صرف دے رہا ہوگا۔ اس طرح کا قانون ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے بورڈ آف ریونیو کو بھی اسٹرکٹ کر دیا، ان کے سکرو ٹائٹ کر دیے، ان میں بھی ریفارم لا رہے ہیں تاکہ اب وہ ڈائریکٹ آپ کو کسی ملازم کے، کسی افسر کے فیس ٹو فیس ہونا ہی نہ پڑے۔ ٹیکس کا سارے کا سارا نظام ہی آن لائن کر دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو لوگ 1.5 کروڑ ان کے پاس لسٹ پہنچ چکی ہے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، تو ان کا برڈن کس پر آتا ہے؟ وہ مہنگائی بڑھتی ہے تو وہ ہم لوگوں، غریب لوگوں پر آتا ہے، تاکہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جو
अमीर लोग टैक्स नहीं देते उनका बर्डन पड़ता है गरीब लोगों पर। सो इसलिए अब जो बंदा भी टैक्स नहीं देगा वो सलाहों के पीछे होगा। सो उनके लिए ख़तरे की घंटी है कि अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। जितनी मोहलत मिलनी थी मिल चुकी, अब मज़ीद टैक्स के हवाले से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा उन लोगों को जो टैक्स नहीं देते। और फाइनली उन्होंने बात की अमेरिका के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने, और जिस पर पूरे हॉल में क्लैप्स हुई, तालियां बजीं कि हम अमेरिका का साथ अमन में तो दे सकते हैं लेकिन किसी जंग में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। हम अमेरिका के साथ तब खड़े हैं जब अब किसी अमन के हवाले से हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी जंग में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हमारे और अमेरिका के रास्ते अलग अलग हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े। सो बड़ी खूबसूरत बात की इमरान खान साहब ने, और अमेरिका को भी आंखें जो हैं उनकी खुल गई हैं कि अब पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान नहीं है जो पहले था, जो एक फ़ोन कॉल पर जो हुक्मरान थे वो कांपते थे। हम खुददार कौम है। सो इसलिए हमें, उन्होंने कहा कि हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों उस जंग का हिस्सा बने जो हमारी है ही नहीं। जो हमारी 9/11 में जो वार ऑन टेरर के अफ़गानिस्तान में हुई तो वो हमारी जंग ही नहीं थी, हमने गलती की, हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। इसके साथ फाइनल जो उन्होंने कंक्लूड की बात अपनी कश्मीर के हवाले से, उन्होंने कहा कि भारत पहले जुल्म करता था, 5 अगस्त के बाद भी जुल्म करता आ रहा है। सो हम भारत के साथ उस वक्त तक अपने रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं करेंगे जब तक भारत 5 अगस्त में जो फ़ैसला किया वो वापस नहीं लेगा। हमारे लिए भारत के दरवाज़े बंद हैं जब तक भारत अपना फ़ैसला वापस नहीं लेता। सो अब सिर्फ़ ताल्लुकात ख़त्म करना वो काफ़ी नहीं है, अब मज़ीद एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इंटरनेशनली तौर पर भारत को प्रेशराइज़ किया जाए। और वो कैसे किया जाएगा, वो अपने एम्बेसडर के थ्रू किया जाएगा, वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।